हेलो फ्रेंड, मैं राज आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टेस्टी पिस्टी ऊपर में। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के ऊपर ये चौथा वीडियो है। और जिन लोगों ने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो 3 वीडियो पड़े हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर भी 3 वीडियो हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसी तरह जॉन गैल्सवर्थी के ऊपर 2 वीडियो हैं और जॉन मिल्टन के ऊपर 2 वीडियो हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रॉस्पेरोज डॉटर इन टेम्पेस्ट प्ले। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका तो जवाब हर कोई दे सकता है। टेम्पेस्ट प्ले में प्रॉस्पेरो की बेटी का क्या नाम था? मिरांडा। ठीक है, तो मिरांडा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। उसका मिरांडा नाम था। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज़ द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ की ऐसी कौन सी खूबी थी जो उसके ऊपर हावी हो रही थी? ठीक है, उसका सबसे बड़ा जुनून क्या था? यहाँ जुनून की बात है, जुनून क्या था उसका? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए, जेलसी। दूसरा है ग्रीड, लालची बहुत था, ईर्ष्या करता था। रिवेंज, बदला लेने की भावना थी। और डी है एम्बिशन। एम्बिशन मैंने महत्वाकांक्षी बहुत था, वो राजा बनना चाहता था। ठीक है, तो वो राजा बनना चाहता था, इसलिए वो डंगन की हत्या कर देता है। तो उसका जो सबसे बड़ा जुनून था वो एम्बिशियस बहुत था, वो ऊंचे पद पे जाना चाहता था, राजा बनना चाहता था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। इन ट्वेल्थ नाइट ओलिविया इज इन लव विद। जो ओलिविया होती है वो किससे प्यार करने लग जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वियोला, डिस्गाइज्ड एज सिजारियो। जो ड्यूक होता है, जब वो प्यार करता है ओलिविया से और वो वियोला से कहता है कि तुम जाके उसको मेरा प्रेम संदेश दो, तो जो वियोला होती है वो लड़के का अपना गेटअप बनाती है और क्या नाम रखती है? सिसारियो। ये नाम रखती है सिसारियो, और कहाँ जाती है? ओलिविया के पास, और ओलिविया को उससे प्यार हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है एकदम। क्वेश्चन नंबर 64, शाइलॉक इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद ही इस तरह का, पता नहीं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। शाइलॉक किस प्ले में है? तो विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें शाइलॉक है, जो कि एक यहूदी था और वो मनी लेंडर था, वो ब्याज पर पैसे देता था लोगों को। ठीक है, शाइलॉक इज ए कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस में था ये। ए, वेनिशियन जीविस मनी लेंडर, ये यहूदी था धर्म से और मनी लेंडर था, ब्याज पे पैसे देता था। और जो शाइलॉक इज़ द प्लेस प्रिंसिपल एंटागोनिस्ट, और ये विलन है। ठीक है, जो शाइलॉक है ये विलन है, और इसमें हीरो कौन है? एंटोनियो। एंटोनियो के साथ इसकी एक डील होती है। एंटोनियो को ये कर्ज पे पैसा देता है और शर्त रखता है कि यदि तुम नहीं चुका पाओगे तो तुम्हारे शरीर से 1 पाउंड फ्लैश हम निकाल लेंगे। इस शर्त पे पैसा देता है वो। क्वेश्चन नंबर 65, एवरी मैन इज ए। एवरी मैन क्या है? कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, मोरलिटी प्ले है, या प्ले एंड इंटरल्यूड या इंटरल्यूड है? तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है सी, मोरलिटी प्ले है ये। मोरलिटी प्ले में हमेशा मोरल्स की बात होती है, नैतिकता की बात होती है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, क्या मनुष्यों को करना चाहिए, कौन से काम नहीं करना चाहिए, तो इन सब चीज़ की बात होती है, नैतिकता की बात होती है इसमें। ठीक है, द समनिंग ऑफ एवरी मैन इसका नाम है। द समनिंग ऑफ एवरी मैन, यूजुअली इसको ही एवरी मैन के नाम से कहते हैं, जानते हैं। 15th सेंचुरी का ये मोरलिटी प्ले है। क्वेश्चन नंबर 66, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? तो मोनोलॉग वही होता है स्वकथन, आत्मभाषण। ठीक है, तो इसमें लिखा है शॉर्ट प्ले, पोयम, नॉवेल या प्रोज स्टोरी। तो प्रोज स्टोरी नहीं होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है वो अपने आप में एक नाटक ही होता है, जिसमें कोई किरदार आता है, वो पर्दे पर बहुत लंबा भाषण देता है, और जो देखने वाले जो होते हैं, जो पब्लिक होती है, उनको उस कैरेक्टर के बारे में बहुत पता चलता है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग में कोई कैरेक्टर है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या क्या फ्रस्ट्रेशन है, वो क्या क्या सोच रहा है, सब कुछ पता चलता है। ठीक है, उसके मन में क्या कुछ चल रहा है
ये सारी जानकारी ड्रामेटिक मोनोलॉग में पता चलती है, क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग काफ़ी लंबे होते हैं और काफ़ी लंबी इसकी स्पीच होती है। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नाटकीय एकालाप। एकालाप इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही कैरेक्टर होता है जो एक लंबी स्पीच देता है। आत्म भाषण भी कहते हैं, खुद से भाषण देना, एकालाप। आत्मगत भाषण, आप ही आप बात करना, खुद से बात करना। स्वगत भाषण, एक संभाषणीय नाटक, एकालाप। एकालाप माने कुल मिला के एक ही कैरेक्टर होता है जो बड़ी लंबी स्पीच देता है। ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑल्सो नोन एज पर्सोना पोयम। पर्सोना माने होता है पर्सनल, खुद के बारे में जो बात होती है, तो उसको ही बोलते हैं पर्सोना। ठीक है, तो ये एक तरह से प्ले ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है एकदम। पोएम्स के रूप में भी ड्रामेटिक मोनोलॉग हो सकता है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम आप लोगों ने पढ़ी है, टिंटर नेवी, जो काफ़ी लंबी पोएम है। ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, क्योंकि उस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने बारे में सब कुछ बताया है, सारी रहस्यों को खोला है, किस तरह वो नेचर के बारे में सोचते थे, नेचर की पूजा करते थे, पूरा बहुत ही विस्तार से इन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये पोएम के रूप में भी ड्रामेटिक मोनोलॉग हो सकता है। और पीबी शैली का क्या कहते हैं, इनकी पोएम है मॉन्ट ब्लैंक, वो भी ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है। ठीक है, पोएम के रूप में भी हो सकता है। और इसमें क्या चीज़ मुख्य है? द नॉवल एंड प्लेस हैव ऑल्सो बीन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन द ड्रामेटिक मोनोलॉग। और ड्रामेटिक मोनोलॉग के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? नॉवल का, उपन्यास का और नाटकों का बहुत ज़्यादा पड़ा है। और ये मुख्य रूप से नाटकों में इस्तेमाल किया जाता है, पर पोइट्री में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों ने किया है। इसमें क्या मेन चीज़ क्या पता चलती है? इसमें जो कैरेक्टर है, एक्सप्रेसिंग द व्यूज़ ऑफ कैरेक्टर एंड ऑफरिंग द ऑडियंस ग्रेटर इंसाइट इनटू कैरेक्टर्स फीलिंग। जो कैरेक्टर को क्या महसूस हो रहा है, क्या क्या इसके दिमाग में चल रहा है, सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, ये हो गया। नॉवेल्स में भी इसका इस्तेमाल हुआ है, जैसे मैरी शैली का फ्रैंकेनस्टाइन ये नॉवेल है, इसमें भी ड्रामेटिक मोनोलॉग का इस्तेमाल हुआ है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। हु सेड अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर फ्री। जो बाकी लोग हैं वो तो नियमों से बंधे हुए हैं, या उनको सहना पड़ रहा है, बर्दाश्त करना पड़ रहा है, कोई अनचाहा काम है उसको करना पड़ रहा है, पर तुम जो हो सब चीज़ से फ्री हो। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है विलियम शेक्सपियर की, और ये किसने कहा था? ये कहा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहा है कि इसको कहा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। तो किस तरह आप इसको याद करेंगे, थोड़ी सी ट्रिक बताते हैं। तो एबाइड माने क्या होता है? किसी चीज़ को सहना, बर्दाश्त करना, कोई काम पसंद नहीं है फिर भी उसको करते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ट्रिक बनाई है कि चिल्ड्रंस एबाइड मैथ सब्जेक्ट टू गेट गुड मार्क्स। ज़्यादातर बच्चे होते हैं, कई बच्चे होते हैं उनको मैथ पसंद नहीं होती है। मैं खुद के बारे में बात करूँ तो मुझे भी मैथ से हमेशा बहुत डर लगता था, भयभीत रहता था हमेशा। तो नहीं पसंद थी फिर भी पढ़ना पड़ता है बच्चों को। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि चिल्ड्रन अबाइड, ये हमने एक शॉर्ट ट्रिक है, चिल्ड्रन अबाइड मैथ सब्जेक्ट टू गेट गुड मार्क्स। बच्चों को मजबूरन मैथ पढ़ना पड़ता है जिससे वो अच्छे नंबर पा सकें। तो मैथ्स से यहाँ पे बन जाएगा मैथ्यू से बन जाएगा मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, तो इस थोड़ा सा याद करने में आपको सहूलियत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट डू वी कॉल ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट। किसी वर्क में, किसी रचना में बहुत ही गंभीर एक्शन होता है, बहुत ही गंभीर घटनाएं होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन है, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजिडी, नन ऑफ दीज। तो ट्रेजिडी। ठीक है, ट्रेजिडी में ही हमेशा घटनाएं बहुत ही सीरियस होती हैं, बहुत ही गंभीर होती है, और कोई ना कोई इसमें मरता जरूर है ट्रेजिडी में। ये तो एकदम कन्फर्म है कि इसमें किसी को मरना ही मरना है। ठीक है, मुख्य किरदार ही ज़्यादातर वही मरता है आखिर में ट्रेजिडी में। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। शेक्सपियर हैज़ मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेस। विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेज में, नाटकों में सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल किया है? यहाँ पे हीरोइन हो गया, यहाँ पे हीरोइक होना चाहिए। ठीक है, सॉरी इसको गलती हो गई, यहाँ पे हीरोइक होना चाहिए, हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट माने जहाँ पे जुगलबंदी होती है, तुकबंदी होती है, जहाँ राइमिंग स्कीम होती है,
उसको बोलते हैं हीरोइक कपलेट। ब्लैंक वर्स के अंदर आयम्बिक पेंटामीटर होता है पर उसमें राइमिंग नहीं होती है। और आप लोग को ये पता होगा कि जो पुराने ज़माने के राइटर्स होते थे वो ब्लैंक वर्स में ही लिखते थे। उस समय यही फैशन में चल रहा था और इसमें कोई भी राइमिंग का इसमें कोई नियम नहीं होता है, बिना राइमिंग के भी वो हो सकती है। ठीक है, जो वर्क है पोएम, प्रोज, पोइट्री कुछ भी जो है वो बिना राइमिंग के भी हो सकती है। तो विलियम शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है। शेक्सपियर्स यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स और अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ हिज प्लेज। ये इनके नाटकों की मुख्य बात है। ठीक है, और क्या कहते हैं, बार बार यही बात इसमें मालूम पड़ेगी कि इसमें ब्लैंक वर्ड्स का इस्तेमाल इन्होंने बहुत किया है विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। शेक्सपियर क्या थे? रेनेसा प्ले राइट, रेनेसा काल के नाटककार थे, रिस्टोरेशन प्ले राइट, 20वीं सेंचुरी प्ले राइट, एक क्लासिकल प्ले राइट। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, रेनेसा प्ले रिट। ये रेनेसा काल के नाटककार थे। ठीक है, और जो इसका जो टाइमिंग आप देख लेते हैं, इंग्लिश रेनेसा थिएटर ऑल्सो नोन एज रेनेसा इंग्लिश थिएटर एंड एलिजाबेथन थिएटर। जो एलिजाबेथन एज थी उसको ही बोलते हैं रेनेसा की एज बोलते हैं या उसको थिएटर कहते हैं। ठीक है, और इसकी टाइमिंग क्या है, जो इसका समय कब से कब तक है, 1562 से लेके 1642 तक इसका टाइम है। और जो विलियम शेक्सपियर थे उनका जन्म भी 1564 में हुआ था। 23 अप्रैल 1564 में हुआ था और 23 अप्रैल 1616 में उनका देहांत हुआ था। तो ये एग्जैक्टली इसी एज में आते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है कि जो विलियम शेक्सपियर थे वो एक रेनेसा प्लेरिट थे, यानी कि रेनेसा काल के नाटककार थे। ठीक है, दिस इज द स्टाइल ऑफ द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो एंड बेन जॉनसन। और रेनेसा प्लेरिट में कौन कौन जाने जाते हैं? विलियम शेक्सपियर जाने जाते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो जाने जाते हैं एंड बेन जॉनसन जाने जाते हैं। और ये तीनों एक ही एज के हैं। ठीक है, ये जो तीनों राइटर हैं, लेखक हैं, ये समकालीन थे, एक ही एज में थे और तीनों ही काफ़ी प्रसिद्ध थे, तीनों ही काफ़ी चर्चित थे। विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो। और जो विलियम शेक्सपियर थे वो क्रिस्टोफर मार्लो से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और बहुत सी जगह इन्होंने उनकी थीम्स ली हैं और बहुत ही अच्छा लिखा है। तो क्रिस्टोफर मार्लो से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे विलियम शेक्सपियर। ठीक, और जो बेन जॉनसन थे उनके बारे में जानते होंगे आप कि ये भी इनके मित्र थे एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 71, बैलेड क्या होता है? शॉर्ट एपिक होता है। इज ए सॉन्ग संग बाय बैलेड डांसर। नहीं, बैलेड डांसर तो दूसरी चीज़ हो गई। ऑप्शन नंबर सी, इज इट ए सॉन्ग और ओनली ट्रांसमिटेड पोएम डीलिंग विद ए पॉपुलर स्टोरी। इज शॉर्ट नॉवल। तो नॉवल तो होता नहीं है। तो बैलेड में क्या होता है, एक पोएम के द्वारा एक लंबी कहानी सुनाते हैं और जो बैलेड होते हैं वो मुख्य रूप से उसको गाकर ही सुनाया जाता था। प्राचीन काल में जो बैलेड होते थे उनको किसने लिखा है ये पता नहीं होता था और वो बैलेड कहीं लिखित रूप में नहीं होते थे। फिर बाद में जिस तरह लोगों ने किताबें लिखना शुरू की तो बैलेड को भी बुक्स के रूप में लिखा गया। लेकिन प्राचीन काल में जो बैलेड का इस्तेमाल होता था, सिर्फ वो जो लोग होते थे वो अपने पूर्वजों से वो सुनते थे कहानियाँ पोएम के रूप में जो होती थी और इसको ओरली यानी गाकर ही इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो इसका एक बार पढ़ लेते हैं। ए पोएम और ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी। बैलेड में कोई गीत होता था या कोई कविता होती थी जो एक कहानी सुनाती थी छोटे छोटे पैराग्राफ, छोटे छोटे स्टैंजाज में। ठीक है, इन शॉर्ट स्टैंजाज, छोटे छोटे स्टैंजा में सुनाती थी। ट्रेडिशनल बैलेड्स आर टिपिकली ऑफ अननोन ऑथरशिप। और जो पुराने जो असली बैलेड हैं जिनको बैलेड माना जाता है उनको किसने लिखा है ये अज्ञात है, ये ज्ञात नहीं है। हैविंग बीन पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफ़र होता था और कैसा होता था, ओरली होता था, यानी कि ऐसे ही गा कर ही काम चलाते थे, इसको कहीं भी लिखा नहीं जाता था। ये इसकी खास बात है। डेनूमा इज़ रिलेटेड टू। ठीक है, डेनूमा जो है किससे संबंधित है? एस्से होता है, ये प्ले होता है, ये
लिरिक है या गीत है। और ऑप्शन नंबर डी है एन 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 एलजी, शोक गीत है। तो जो जो डेनुमा है ये प्ले से संबंधित होता है, और जो नाटक में जो आखिरी पार्ट होता है, कह सकते हैं कि क्लाइमैक्स कह सकते हैं, कंक्लूजन कह सकते हैं, उपसंहार, उसको ही डेनुमा कहते हैं। ठीक है, डेनुमा जो होता है वो सबसे आखिरी में जब कोई नाटक खत्म होने वाला है तो समझ लीजिए कंक्लूजन जो होता है, उपसंहार, वही होता है डेनुमा। और ये नाटक से संबंधित है, प्ले से संबंधित है। द फाइनल पार्ट ऑफ द प्ले, डेनुमा का अर्थ क्या होता है? द फाइनल पार्ट ऑफ द प्ले। क्वेश्चन नंबर 37, एगलॉग। एगलॉग क्या होता है? एगलॉग इज ए लॉन्ग पोएम, ए शॉर्ट पोएम, पास्टोरल पोएम, ए शॉर्ट डायलॉग। तो एगलॉग जो होता है वो पास्टोरल पोएम होती है। ठीक है, पास्टोरल आप लोग जानते होंगे। पास्टोरल होता है कि गाँव की जो लाइफ स्टाइल को शो करती है, शेफर्ड्स के बारे में, भेड़ चराने वालों के बारे में, गड़रियों के बारे में, उनका जीवन जो दिखाती है, वहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में जो पोएम होती है उसको पास्टोरल पोएम कहते हैं। एगलॉग को हिंदी में गोप गीत कहते हैं, गोप गान कहते हैं। जैसे जो हमारे इंडिया में जो श्री कृष्ण भगवान हैं उनके भी काफ़ी गोप गीत हैं, गोप गान हैं। ठीक है, तो एगलॉग जो होती है पास्टोरल पोएम होती है। ए शॉर्ट पोएम स्पेशली ए पास्टोरल डायलॉग, इसमें ग्रामीण जीवन के बारे में झलक होती है। एन एगलॉग इज ए पोएम इन ए क्लासिकल स्टाइल, पास्टोरल सब्जेक्ट, और इसको ब्यूकॉलिक्स भी कहकर पुकारा जाता है, ब्यूकॉलिक्स। क्वेश्चन नंबर 74, हु हैज़ टर्म्ड एज ए मोटिवलेस मेलिनिटी। मोटिवलेस मेलिनिटी माने कि इसमें विलन पूछ रहे हैं कि सबसे दुष्ट कौन था, दुष्ट चरित्र कौन था? मैकबेथ, ओथेलो, इयागो, पोलोनियस। तो इयागो का जो कैरेक्टर है ओथेलो में, वो सबसे दुष्ट था और उसके अंदर बहुत कपट की भावना भरी थी। ठीक है, और आपको बता दें कि जो ओथेलो नाटक है विलियम शेक्सपियर का, उसके ऊपर हमारे बॉलीवुड में फिल्म बन चुकी है ओमकारा, जिसमें अजय देवगन था, सैफ अली खान था, और सैफ अली खान ने इयागो का रोल प्ले किया था। और उसने ही पूरी जो साजिश का जो साजिश बनाई थी वो इयागो ने ही बनाई थी। ठीक है, जो फिल्म है उसमें सैफ अली खान पूरी साजिश बनाता है, साजिश रचता है। तो जो इयागो था उसके अंदर किस तरह की खूबी थी? मोटिवलेस मेलिनिटी, मतलब उसका जो दिल था बहुत ही वो कपटी था, और वो कुल मिला के वो सब कुछ बर्बाद करना चाहता था, उसके मन में बहुत ही छल कपट भरा हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75, कैलीबैन। कैलीबैन या कालीबान क्या है? इज़ ए हीरो ऑफ प्ले ऑफ टेम्पेस्ट। हीरो नहीं है क्योंकि हीरो तो प्रॉस्पेरो है। मैरिड प्रॉस्पेरोज डॉटर, नहीं ये तो गलत हो गया। ठीक है, किल्ड प्रॉस्पेरो इन द टेम्पेस्ट, नहीं। ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द विलन इन द टेम्पेस्ट। तो जो कैलीबैन था वो क्या था? विलन था, वो टेम्पेस्ट में विलन था। और जो प्रॉस्पेरो होता है जब वो उस टापू पर जाता है तो वहाँ पे कैलीबैन रह रहा होता है, पर जो प्रॉस्पेरो होता है वो उसको वहाँ से भगा देता है। तो जो कैलीबैन कहता है कि तुमने मुझसे मेरा द्वीप चुरा लिया। ठीक है, इन हिज फर्स्ट स्पीच टू प्रॉस्पेरो, कैलीबैन इंसिस्ट दैट प्रॉस्पेरो स्टोल द आइलैंड फ्रॉम हिम। पहले भाषण जब देता है, पहला अपनी स्पीच देता है कैलीबैन, तो वो क्या कहता है कि प्रॉस्पेरो ने उसका द्वीप, उसकी ज़मीन चुरा ली है और उसको भगा दिया है वहाँ से जहाँ वो रहता था। थ्रू हिज स्पीच कैलीबैन सजेस्ट दैट हिज सिचुएशन इज सच द सेम। और कैलीबैन ये भी कहता है कि जिस तरह प्रॉस्पेरो को उसके भाई एंटोनियो ने भगा दिया था, गद्दी से उतार दिया था, खुद राजा बन गया था, बिल्कुल यही काम प्रॉस्पेरो ने कैलीबैन के साथ किया है। क्योंकि कैलीबैन उस द्वीप पर रह रहा था बहुत आराम से, मज़े से, पर प्रॉस्पेरो ने आके उसको वहाँ से खदेड़ दिया। ठीक है, ये बिल्कुल यही बात कर रहा है। और कैलीबैन एक राक्षस था, मॉन्स्टर्स फिगर था, दैत्य था, जो उस ज़मीन पर रह रहा था। फिर बाद में वहाँ प्रॉस्पेरो और मिरांडा पहुँच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, कैसियस, पोर्शिया, ओक्टेवियस आर द कैरेक्टर्स फ्रॉम। कैसियस, पोर्शिया, ओक्टेविया, ये जो कैरेक्टर्स हैं कहाँ पे हैं? शेक्सपियर की किस रचना में हैं? तो किंग लियर, जूलियस सीजर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच एडो अबाउट नथिंग।
तो फ्रेंड्स जूलियस सीजर में है, ये तीनों जो पात्र हैं ये जूलियस सीजर में है, ठीक है। कैसियस, पोर्शिया एंड ऑक्टेवियस। क्वेश्चन नंबर 77, विलियम शेक्सपियर हैड डैश। तो विलियम शेक्सपियर के कितने बच्चे थे? तो 3, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग आर शेक्सपियर्स ट्रेजिडी। विलियम शेक्सपियर की ट्रेजिडी कौन कौन सी है? टाइमन ऑफ एथेंस, टाइटस एंड्रोनिकस, ए मिडसमर नाइट ड्रीम। तो ये तो कॉमेडी है, ए मिडसमर नाइट ड्रीम। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए एंड बी, टाइमन ऑफ एथेंस एंड टाइटस एंड्रोनिकस। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग आर शेक्सपियर्स कॉमेडी। निम्न में से कौन कौन सी कॉमेडी है? तो मेजर फॉर मेजर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 80, विलियम शेक्सपियर मेड विच थिएटर ए हिस्टोरिकल लैंडमार्क। विलियम शेक्सपियर ने किस थिएटर के लिए यहाँ पूछ रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर के ज़्यादातर जो नाटक थे वो किस थिएटर में दिखाए गए थे, परफॉर्म किए गए थे। तो सही जवाब है ग्लोब थिएटर, ठीक है। ग्लोब थिएटर में विलियम शेक्सपियर के ज़्यादातर नाटकों का मंचन होता था, बहुत ही वो प्रसिद्ध होता था। वहाँ पे पब्लिक बहुत भारी मात्रा में आती थी, टिकट खरीदती थी और वो नाटक देखती थी। उस समय फिल्मों का युग नहीं था, तो जो मनोरंजन होता था वो नाटक देखकर ही होता था, ठीक। अब फ्रेंड्स ये वीडियो पूरा हो गया है, और जो भी आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट करके आप बताएंगे, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमें बताएं जो वीडियो आप लोग को चाहिए।